Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा की इस पूरी श्रृंखला में हमने अभी तक कई विषयों पर चर्चा की है। हमने भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। हमने भारतीय राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति और भूमिका के बारे में बातचीत की। कुछ प्रमुख संस्थाओं पर हम बात कर चुके हैं और पिछले 2 एपिसोड्स में हमने भारत में सामाजिक आंदोलन और उसके बाद एक अन्य एपिसोड में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में बातचीत की है। आज की इस एपिसोड में हम भारत में किसान आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे। हम अभी भी यानी कि मौजूदा दौर में, जबकि शहरीकरण बढ़ा है आज से 30 साल के पहले की तुलना में, जब औद्योगिकरण का दर बढ़ा है, जब जनसंख्या शहरों में भी बढ़ी है, उस स्थिति में भी वर्तमान समय में भी हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश मुख्य रूप से किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि जो किसानों की कुल मिलाकर स्थिति है वो क्या है, और उसे हम किसान आंदोलनों के माध्यम से समझेंगे। हमारी यह कोशिश होगी आज की इस पूरे एपिसोड में कि हम एक ऐसी समझ विकसित कर पाएँ जिसमें हम भारत की आज़ादी के समय से, आज़ादी के आंदोलन के समय से लेकर आज़ादी के बाद के दौर तक की स्थिति में और उससे उस समय से आगे बढ़ते हुए वर्तमान स्थिति तक जो किसान आंदोलन की स्थिति रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, उनकी एक समझ बना पाएँ। और इस संदर्भ में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो किसान आंदोलन हमारे देश में रहे हैं और जो किसानों को संगठित करने की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उसमें किस तरह के जटिल पहलू हैं और किस तरह के अनसुलझे सवाल हैं। आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो कुछ स्तरों से होकर गुजरेगी, जिसके बारे में एक रूपरेखा के तौर पर मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रस्तावना सबसे पहले हम एक बातचीत करेंगे जो भी मैंने आपसे अभी बात की, और विषय की शुरुआत में मैं कुछ और बिंदुओं को रखूँगा। उसके बाद हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे कि समाज विज्ञान में भारतीय किसान आंदोलनों को समझने के कौन से मॉडल रहे हैं। असल में ये मॉडल हमें यह समझाने में भी मदद करेंगे या इस बात की समझ बनाने में भी हमारी सहायता करेंगे कि किसान आंदोलनों को अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा है। उसके बाद हम अपने देश के 2 प्रमुख किसान आंदोलनों तेलंगाना और तेभागा का वर्णन करेंगे। हालांकि आज़ादी के दौर में चंपारण में जो किसानों का संघर्ष था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उसका भी उल्लेख किया जा सकता है, बारडोली का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन जब हम आंदोलनों की बात करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि आज़ादी मिलने के समय के दौर में जो कुछ आंदोलन हुए थे उससे हम शुरुआत करें और फिर समकालीन समय तक आएँ। तो इसलिए उनके बारे में हम बहुत विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद हम स्वातंत्र्योत्तर परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधारों की बात करेंगे। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह भी किसानों के मुद्दों से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद 1980 के दशक के कृषि आंदोलन की हम बात करेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण पर किसानों के प्रभावों की चर्चा हम करेंगे और फिर 2020 के कृषि कानूनों और उसके संदर्भ में किसानों का जो लंबा आंदोलन चला था उस पर हमारी बातचीत होगी और फिर हम किसान आंदोलन की मुख्य चुनौतियों की चर्चा करेंगे। अगर हम समाज विज्ञान में भारतीय किसान आंदोलनों की समझने के मॉडल की बात करें तो इस तरीके के जो मॉडल रहे हैं उनकी यह कोशिश रही है कि कम से कम 20वीं सदी में जो किसान आंदोलन हिंदुस्तान में हुए हैं उनकी समझ बनाने का कुछ सूत्र वो दे पाएँ। पहला जो मॉडल इस संदर्भ में सामने आता है वह एरिक वॉल्फ का है,
जो एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के किसान क्रांतियों के आईने का इस्तेमाल करता है। इसके मुताबिक मुख्यतः 3 ऐसे संकट हैं जो किसानों में विद्रोही चेतना पैदा करते हैं: जनसंख्या मूलक, पारिस्थितिकीय और सत्ता व अधिकार का संगठन। यानी कि अगर जनसंख्या बहुत बढ़ जाए, कुछ ऐसे बदलाव आएँ या जिसके कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़े, या फिर उनकी अपनी जो एक अथॉरिटी होती है या उनका जो पावर होता है या उनके जो अधिकार होते हैं उस पर संकट आ जाए। इस मॉडल के भारतीय पैरोकारों का दावा है कि 19वीं और 20वीं सदी में बाकी कृषक समाजों की भांति भारत के किसानों को भी बार बार इन्हीं संकटों का शिकार होकर मजबूरन विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ा। तो इनमें से कोई भी एक संकट इस तरीके के विद्रोह को आगे बढ़ा सकता है। भारत की बनावट कृषि प्रधान है, लेकिन खेतिहर उत्पादन की पूरी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद किसानों की बहुसंख्या मंझोले, गरीब और भूमिहीन की श्रेणी में आती है। सामाजिक तौर पर ये किसान समुदाय निचली जातियों यानी कि शूद्र और अंत्यज के सदस्य हैं। परिणामस्वरूप शोषित, वंचित और दमित स्थितियों में जीवन यापन करना उनकी व्यवस्था रही है। खेतिहर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के इस अंतर्विरोध ने अनगिनत किसान आंदोलनों और संघर्षों को जन्म दिया है। यहाँ मैं इस बात को जरूर रेखांकित करना चाहूँगा कि जो किसानों में एक ऐसा तबका रहा है हमेशा से जो कि बड़ा भूमिपति रहा है, या अंग्रेजों के शासन में जब तक जमींदारी का उन्मूलन नहीं हुआ था वो जमींदार के रूप में था, और उसकी स्थिति तो बेहतर थी ही, साथ ही साथ अधिकांश मामलों में वह उच्च जातियों से या फिर दबंग मानी जाने वाली जातियों से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में हम अगर एक किसान की तस्वीर लेकर आते हैं जो कि अगर जमींदारों या बड़े भूमिपतियों के एक छोटे अंश को छोड़ दें, तो एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने रखता है जो कि कई तरह के सामाजिक आर्थिक विपन्नताओं से घिरा हुआ था, और उसमें आमतौर पर पिछड़ी जातियां और या फिर जो जिन्हें शूद्र या अंत्यज माना जाता है वो जातियां सम्मिलित होती हैं। किसी संघर्ष या क्रांति के 50 या 100 साल पहले हुई आबादी में बढ़ोतरी के धीरे धीरे जमा हुए प्रभावों के कारण कृषक समाज तनाव का शिकार हो जाता है। ये जो पहला मॉडल है उसी के बिंदु से संबंधित बात है। और जनसंख्या बढ़ने से संसाधन कम पड़ जाते हैं, फलस्वरूप जमीन पर दबाव बढ़ता है, जिसकी खरीद फरोख्त और बढ़ते हुए लगान से किसानों के जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। यह परिस्थिति दूसरे यानी कि पारिस्थितिकीय संकट को जन्म देती है। फिर इन दोनों के संयोग से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकट पैदा होता है, जिसके तहत संसाधनों के नए नियंत्रक, साहूकार, जमींदार और सरकार की तिकड़ी सत्ता और अधिकार के अनुपात को अपने पक्ष में झुका लेते हैं। एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद किसान समुदायों को संघर्ष में उतरना पड़ता है। तो यह एक व्याख्या है कि कैसे जनसंख्या, पारिस्थितिकीय और सत्ता संबंधी या सत्ता और अधिकारों से संबंधित कारक जो होते हैं वो किसानों को बगावत या विद्रोह की ओर ले जाते हैं। कई सारे जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको समझने के लिए हम इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार यह मॉडल बहुत सारी सीमाओं के साथ सामने आता है, क्योंकि जो ये कारक होते हैं इसके अलावा भी कई सारे कारक किसान आंदोलनों को प्रेरित कर सकते हैं, और किसान आंदोलन को आगे बढ़ने में ये कारक जब मौजूद होते हैं तब भी वो किसान आंदोलन बगावत के स्तर तक आगे नहीं बढ़ता है, यह भी देखा जा सकता है। जो दूसरा मॉडल है उसमें उसे कैथलीन गफ ने प्रस्तुत किया है, और यह मुख्यतः भारत के किसान संघर्षों का अध्ययन करके ही बनाया गया है। उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में हुए किसान संघर्षों को उनके लक्ष्यों, विचारधारा और संगठन पद्धति के लिहाज से समझने के लिए मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा है। पहला, अंग्रेजों को भगाकर उनकी जगह पूर्व शासकों और पिछले भूमि संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए हुए संघर्ष। दूसरा, किसानों के लुटेरे गिरोहों द्वारा प्रभुत्वशाली तत्वों को लूटकर गरीबों की मदद करने के लिए चलाई गई मुहिमें। तीसरा, शासन के नए रूप से किसी क्षेत्र या जातीय समूह को मुक्त करने के लिए चलाए गए धार्मिक किस्म के संघर्ष। चौथा, समुदाय को इंसाफ दिलाने के लिए की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयाँ। और पांचवा, अपनी विशिष्ट मांगों को मनवाने के लिए किए गए जन विद्रोह। गफ मानती हैं कि ये सभी किस्में परस्पर व्यापी हैं, यानी कि हम यह मान सकते हैं कि एक किस्म में
जो एक प्रकार है उसमें दूसरे प्रकार की विशेषता भी पाई जाती हैं। और गफ के अनुसार इनके पीछे मुख्यतः दो कारण रहे हैं। किसानों के बीच लगातार बढ़ती गुर्बत के खिलाफ गहरा विक्षोभ, यानी कि उनके भीतर जो दरिद्रता और गरीबी बढ़ रही है उसको लेकर जो एक असंतोष व्याप्त होता है, और किसानों के खिलाफ सत्तारूढ़ शक्तियों द्वारा अपनाया गया क्रूर और अत्याचारी रवैया, जो भी शासक दल के रूप में होते हैं, वो किसी अन्य समूह को लाभ पहुंचाने के लिए या अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए जब किसानों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं तो यह भी विद्रोह को जन्म देता है। जो तीसरा मॉडल है उसको एक बहुत सम्मानित समाजशास्त्री डी.एन. धनगरे ने सूत्रबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने गफ की धारणाओं का सहारा भी लिया है। धनगरे किसान प्रतिरोधों को 6 किस्मों में बांटते हैं, जिनमें पहली 2 किस्मों का चरित्र रूपांतरकारी है पर क्रांतिकारी नहीं। ये हैं स्थानीय शासकों की वापसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई मुहिमें, मुख्यतः 19वीं सदी की परिघटना, और दूसरा किसी एक क्षेत्र की मुक्ति के लिए चलाए गए धार्मिक प्रवृत्तियों वाले विद्रोह, जैसे मोपला किसान विद्रोह। अगली 3 किस्मों को धनगरे सुधारवादी ठहराते हैं, जिनका मकसद आंशिक परिवर्तन से ज़्यादा नहीं था, भले ही उनमें आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीके अपनाए गए हों या हथियारबंद, जैसे पैदावार के 2/3 हिस्से पर दावेदारी करने वाला तिभागा आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान संघर्षों की आखिरी किस्म धनगरे के मुताबिक वह है जिसमें हिंसक साधनों का सहारा लेने से परहेज किया गया, जैसे कि खेड़ा, बारदौली और चंपारण के किसान आंदोलन। तो एक तरीके से ये जो अलग अलग मॉडल हैं उसमें हम यह देख सकते हैं कि कैसे विद्वानों ने यह कोशिश की है कि वो इस बात की व्याख्या कर सकें कि जो अलग अलग किसानों की बगावतें हुई, जो विद्रोह हुए, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। और धनगरे जो हैं वो उसमें क्रांतिकारी, रूपांतरकारी, सुधारवादी और एक तरीके से हिंसक साधनों से परहेज करने वाले आंदोलनों को हमारे सामने रखते हैं। और इसमें वो आंदोलन भी शामिल हैं जिनकी काफ़ी चर्चा होती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, खेड़ा, बारदौली और चंपारण जैसे आंदोलन। चौथा मॉडल उन मार्क्सवादियों का है जो यह मानते हैं कि किसान जमींदारों, सूदखोरों और राज्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक दोहन के खिलाफ बगावत करते हैं। इस मॉडल में किसानों पर जाति प्रथा के प्रभाव को नज़रअंदाज किया गया है और आर्थिक पहलू को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान सभाओं द्वारा शुरू की गई खेत मजदूर यूनियनों की विफलता इस मॉडल की अपर्याप्तता की ओर इशारा करती है। ये जो चौथे मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक सीधी और सपाट व्याख्या है, और यह व्याख्या सिर्फ औपनिवेशिक दौर से संबंधित नहीं है। यह व्याख्या उत्तर औपनिवेशिक दौर से या आज़ादी के बाद के दौर में भी किसान आंदोलनों से या किसानों की बगावतों से संबंधित है। और यह व्याख्या मार्क्सवादियों को, अलग अलग तरीके के मार्क्सवादियों को, जिसमें कि हम नक्सलियों के वो ही सम्मिलित कर सकते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो इसी आधार पर किसानों को संगठित करें और इसमें वो जो दूसरी अस्मिताएं होती हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। यानी कि अगर कोई किसान बगावत कर रहा है तो वो सिर्फ जमींदारों, सूदखोरों और राज्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक दोहन से परेशान होकर कर रहा है। क्या उसमें जाति की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या उसमें यह कारक प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है कि जो जमींदार जो कि उच्च जाति का होता है वो खेत मजदूरों या छोटे किसानों जो कि अमूमन शूद्र या दलित जातियों को होते हैं उनका शोषण करता है? इस कारक की भूमिका भी होती है या बाद में कई विश्लेषणों से बात सामने आई। और ख़ास तौर पर ये जो मार्क्सवादी समूह थे वो जब लगातार नाकाम होते गए इन क्षेत्रों में, या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में जो CPI-ML जैसे संगठन सामने आए, उन्होंने कोशिश की कि वो जो पिछड़ी दलित जातियां हैं और बहुत ही अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, उन्हें संगठित करे बिहार के गाँवों में, जो कि खेत मजदूर भी थे, यानी कि भूमिहीन खेत मजदूर थे। तो उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन जैसे ही अस्मितावादी राजनीति का आभार हुआ, CPI-ML के प्रभाव में काफ़ी गिरावट आई। हालांकि अभी भी वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उन क्षेत्रों में मौजूद है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो मार्क्सवादी विश्लेषण है उसने हमेशा से ही अन्य प्रकार की अस्मिताओं को उतना महत्व नहीं दिया है अपने विश्लेषण में जितना उसे देना चाहिए था।
जो 5वां मॉडल है उसमें इसमें इसे रणजीत गुहा ने प्रस्तुत किया है, जो कि सबल्टर्न स्कूल जो हिस्ट्री का है उसमें उनको माना जाता है कि वो एक महत्वपूर्ण या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले आरंभिक चिंतक के रूप में हैं हिंदुस्तान में इतिहास लेखन के संदर्भ में। रणजीत गुहा के इस मॉडल पर अकादमिक हलकों में काफ़ी चर्चा हुई और इसे, जैसे मैंने कहा, सबल्टर्न मॉडल के नाम से जाना जाता है। गुहा ने 3 तरह के विमर्श चिन्हित किए जिनके कारण किसान संघर्षों की सही बनावट और उनका सार रेखांकित नहीं हो पाया। सबसे पहले तो औपनिवेशिक प्रभुओं या जो सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने प्राथमिक विमर्श के जरिए किसान विद्रोहों को ऐसी अवांछनीय बगावतों के रूप में चित्रित किया जिन्हें फौरन कुचल देना चाहिए था। इसके बाद द्वितीयक विमर्श के रूप में भारतीय अभिजन ने अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिए किसान विद्रोहों की अपने हिसाब से व्याख्या की। इस अभिजन ने किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने का दावा भी किया। और तीसरा विमर्श या तृतीयक विमर्श रेडिकल विचारधाराओं के पैरोकारों ने पेश किया और किसानों के इतिहास का विनियोग करने की प्रक्रिया अपने विचारधारात्मक मकसद से चलाई। तो रणजीत गुहा यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो 3 तरीके के विमर्श चले, उन्होंने किसानों की जो विद्रोह थे उनकी वास्तविक समझ को सामने नहीं रखा। फिर गुहा यह कहते हैं कि जो भारतीय या विदेशी अभिजन या रेडिकल तत्व हैं, वो जिस तरीके से किसानों के विद्रोह को प्रस्तुत करते हैं, उसके बजाय किसानों के अपने दृष्टिकोण को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। गुहा यह कहते हैं कि अभिजन या रेडिकल विचारधाराओं के बजाय साधारण किसानों का इतिहास लिखा जाना चाहिए। इस तरह रणजीत गुहा ने जनता की इतिहास या आधार से उभरने वाले इतिहास की वकालत की और यही पूरा का पूरा सबल्टर्न स्कूल भी है, यानी कि इसी बुनियाद पर वो आधारित है। और इस संदर्भ में रणजीत गुहा की प्रख्यात रचना एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में सामने आई, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में हुए 19वीं सदी के आखिरी दौर के संथाल और मुंडा विद्रोहों की चर्चा की। उन्होंने इस इतिहास लेखन को प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी बताया, यानी कि वो एक विद्रोही गद्य के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। और वो ये बोलते हैं कि जो संथाल और मुंडा आदिवासी थे, वो अपेक्षाकृत समरूप किस्म के थे। इसलिए जब गुहा यह कहते हैं कि इनका एक काउंटर इंसर्जेंसी का प्रोज था, तो उनकी बातें सही भी लगती हैं। लेकिन गैर आदिवासी किसान समुदाय इतने समरूप नहीं होते हैं, यानी कि उनमें अलग अलग तरीके के छोटे छोटे समूह होते हैं। तो और फिर जाति, वर्ग और जेंडर के आधार पर भिन्नताएं होती हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएटेड या विविधीकृत समूह होते हैं, उस पर गुहा के का जो मॉडल है उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। आदिवासियों को छोड़कर अधिकतर किसान समुदाय धनी, मंझोले और गरीब किसानों में बटे हुए थे। न केवल उनके बीच विभेद थे, बल्कि निचले वर्ग अपने सबल्टर्न हैसियत छोड़कर क्षत्रिय बनने के जरिए ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं से भी लैस थे। तो ये जो 2 बिंदु हैं, वो असल में गुहा के मॉडल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो गुहा ने जहाँ किसान आंदोलन को समझने के पहले के मॉडल्स को क्रिटिसाइज़ किया, यह करके कि या तो वो कॉलोनियल तरीके से लिख रहे हैं या फिर वो रेडिकल तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन इन सब तरीकों में वो जो किसानों की अपनी आवाज़ थी उसकी उपेक्षा कर दे रहे हैं। तो उनकी जो 2 आलोचनाएं हैं वो इस बात में सामने आती हैं कि जो सबल्टर्न उनका मॉडल है वो समरूप या होमोजेनस समुदायों पे तो चल जाएगा, लेकिन वो जो बहुत ही विविधीकृत या डिफ्रेंशिएटेड समुदाय हैं उन पर लागू नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं आदिवासियों के अतिरिक्त, तो उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपने से उच्च समूहों की ओर आगे जाएं। अन्य संदर्भों में एम.एन. श्रीनिवास ने इसे संस्कृताइजेशन की संज्ञा दी है। बहरहाल गुहा ने इस तरीके की आलोचनाओं का जवाब देते हुए दावा किया कि एक खास स्थिति में, जैसे टैक्सों का भारी बोझ, हर तरह के किसानों का हित ऐसे एक हो सकता है, मतलब एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां अलग अलग तरह के जो किसान हैं वो
अपने आप को एक छतरी के नीचे ला दें और वो मिलजुल कर बगावत का झंडा उठा लें। बहरहाल गुहा ने इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से जिस सबाल्टर्न किसान को कल्पित किया था वह किसान आंदोलनों की मार्क्सवादी समझ के लिए चुनौती साबित हुआ। जाहिर है कि समाज विज्ञान में ये जो प्रचलित मॉडल हैं जिनका कि हम लोगों ने जिनकी चर्चा की, वो मॉडल किसान विद्रोहों की कोई एक सर्वमान्य थियरी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जिसके दायरे में रहकर आज़ादी से पहले के भारतीय किसान आंदोलनों की समग्र समझ बनाई जा सके। और वो इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें विविधता काफ़ी ज़्यादा है किसान समूहों में। फिर भी इन मॉडलों से किसानों द्वारा विद्रोह करने के कारणों, उनके द्वारा अपनाई गई संगठन पद्धतियों और किसानों की राजनीतिक चेतना के उलझे हुए प्रश्नों पर रोशनी पड़ती है। अब इन मॉडलों को देखने के बाद हम दो प्रमुख आंदोलनों पर विचार करेंगे जो कि आज़ादी मिलने के समय किसान समूहों के द्वारा छेड़े गए, और ये दो थे आंदोलन थे तेभागा और तेलंगाना। 40 के दशक में आज़ादी की पूर्व संध्या पर तेलंगाना और तेभागा नामक दो जुझारू किसान आंदोलन उभरे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में प्रतिमानमूलक भूमिका निभाई। आज तेलंगाना एक राज्य भी है, तो उस समय वो आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था और इनफैक्ट उस समय तक आंध्र प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। तो ये एक तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में हम तेलंगाना को देख सकते हैं। इन आंदोलनों ने, यानी कि दोनों आंदोलन तेभागा और तेलंगाना आंदोलनों ने भूमि सुधारों की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी उन्मूलन किया गया और भूमि हदबंदी कानून बना। भूमि हदबंदी का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास कितनी सीमा तक भूमि रह सकती है। तेलंगाना की प्रतिक्रिया में ही विनोबा भावे के नेतृत्व में गांधीवादियों द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। भूदान आंदोलन में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वैच्छिक रूप से अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है तो वो उसको दान कर दे और फिर वो दान की हुई ज़मीन भूमिहीन लोगों में वितरित की जाएगी। भूदान आंदोलन की सफलताएं और असफलताएं अपने आप में एक अलग विषय हैं, पर इसमें मुख्य कोशिश यही थी कि जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें भी कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए वर्ग हिंसा या वंचित किसान समूहों के द्वारा हिंसक साधनों के उपयोग के बजाय जो भूमिपति किसान थे उनसे पहले से ही उन्हें इस बात से प्रेरित करके उनसे ज़मीन ले लेना कि वो दूसरों की भलाई कर रहे हैं। तो इससे एक जो किसानों के बीच में या भूमिपतियों और भूमिहीनों के बीच में संघर्ष हो सकता था उसको टालने की कोशिश भी की गई। बहरहाल हम तेलंगाना और तेभागा की कहानी पर वापस आते हैं। दोनों संघर्षों का बिगुल 1946 में बजा। दोनों के भौगोलिक क्षेत्र, परिस्थितियां और उनके अनुसार अपनाई गई रणनीतियां बहुत अलग अलग थीं। तेलंगाना निज़ाम शासित हैदराबाद रियासत का एक निहायत पिछड़ा हुआ इलाका था जिसे जंगलों और पहाड़ों की बहुतायत के कारण एजेंसी एरिया कहा जाता था। तेभागा आंदोलन अविभाजित बंगाल में हुआ। बंगाल के पश्चिमी हिस्से के कुछ इलाकों के साथ साथ इसका प्रसार उत्तर बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश है, उनके जिलों में भी हुआ था। तेलंगाना का सशस्त्र किसान आंदोलन 1946 से 1951 के बीच में चला और मुख्यतः दो चरणों से गुजरा। पहले दौर में किसानों ने स्थानीय जमींदारों और उनका साथ देने वाले निजाम की सरकारी मशीनरी और रजाकारों के नाम से गठित फौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध किया। दूसरे दौर में नेहरू सरकार द्वारा भेजी गई फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। जागीरदारों और देशमुखों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत जमीनों से जबरन बेदखली न करने, सामंती जुल्म सितम और वेट्टी प्रथा यानी कि बंधुआ मजूरी खत्म करने की मांग से शुरू होकर यह आंदोलन जल्दी ही निज़ाम की हुकूमत का तख्ता उलटने की हथियारबंद मुहिम में तब्दील हो गया। इसका दायरा बढ़ा और इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और उन्होंने पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और यह एक काफ़ी प्रगतिशील आंदोलन भी माना जा सकता है महिलाओं के सम्मिलित होने के लिहाज से और इस लिहाज से भी कि इसने अपने आप को अपनी जो एक तात्कालिक उनके जो हित थे उससे आगे बढ़ाया
और अपने ज़मीन पर स्वामित्व की तो बात की ही, साथ ही उन्होंने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा जो कि बहुत ही आताताई किस्म के था या फिर बहुत ही मनमाने तरीके से शासन कर रहा था। और इस आंदोलन ने वेटी प्रथा जैसे कई जो कुप्रथाएं थीं उनके खिलाफ भी संघर्ष किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस बगावत को सैन्य बल से दबाया गया। यह वह दौर था जबकि खुद कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत की आज़ादी को स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन फिर दो परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ने दबाव डाला और सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप किया। इसके बाद सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसने 1991 तक तेलंगाना संघर्ष को वापस लेने का फैसला किया 1951 में। और फिर वो खुद पार्टी ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और 1952 में हुए आम चुनाव में उसने भागीदारी की। तो 1951 में एक तरीके से तेलंगाना का जो आंदोलन था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, शांत हो गया। उसके बाद जो एक निराशा पैदा हुई और जो सेना की द्वारा जो इस बगावत को दबाया गया उसमें भी बहुत लोगों की हत्याएं हुई और ये हर तरीके की हिंसक बगावत का एक अभिन्न भाग है। यह भी माना जाता है कि जो महिला कार्यकर्ता जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थीं, बाद में उनकी स्थिति वैसी नहीं रही, यानी कि एक बार वो संघर्ष करने के लिए घरों से बाहर आई पर बाद में फिर से उन्हें घरों की चार दीवारियों में ही काम को संभालने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसने कई तरह से एक परिवर्तनकारी रुझान को दिखाया और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि बाद में जो कई कानूनों को लाया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून को, हदबंदी वाले नियम को, तो इसके पीछे इस तरह के विद्रोह की भी प्रमुख भूमिका थी। अब अगर हम तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो है वो अविभाजित बंगाल के बटाईदार किसानों, बंगाल के संदर्भ में छोटे भूस्वामी और बर्गादार के जुझारू आंदोलन के रूप में सामने आया। इसकी प्रमुख मांग पैदावार के 3 भाग अपने पास रखने और जमींदार बंगाल के संदर्भ में जोतदार को केवल 1 भाग देने की मांग थी। इसकी पृष्ठभूमि 1943 का अकाल था जिसमें 15 लाख लोगों की जान गई थी। अनाज की कमी और महंगाई बढ़ चुकी थी, आबादी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और गरीब किसानों का कर्ज बढ़ गया था। अकाल के समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान सभा ने राहत कार्य की ज़बरदस्त मुहिम चलाई जिसमें किसानों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 1945 तक उसके पास 1000 से ज़्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता और 1000 गाँव में 77,000 के आसपास सदस्य थे। तो ये किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई से जुड़ी हुई थी। और फिर सितंबर 1946 में पार्टी ने तेभागा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। उत्तर पश्चिमी दिनाजपुर के अटवारी गांव से संघर्ष की शुरुआत हुई, जहां बर्गादारों ने धान की फसल काटी और उसे जोतदार यानी कि जमींदार को देने के बजाय खुद अपने पास रख लिया। पुलिस आई तो बर्गादार उससे भिड़ गए। गिरफ्तारी के अंदेशे से किसान सभा और पार्टी के नेता भूमिगत हो गए। शुरू में यानी कि आरंभिक दौर में केवल दिनाजपुर के ठाकुर गांव परगना तक यह आंदोलन सीमित था। यह संघर्ष 15 दिनों के भीतर भीतर जिले के 2/3 गांवों में फैल गया। दिसंबर तक इसका प्रसार 11 जिलों में हो गया और 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और किसानों से जेलें भर गईं। आंदोलन से मजबूर होकर बंगाल की सरकार बर्गादार बिल ले आई। इसमें 2/3 1/3 की मांग तो मान ली गई पर जोतदार को अधिकार दिया गया कि निजी इस्तेमाल के नाम पर वह बर्गादार को बेदखल भी कर सकता है। तो एक तरीके से जो असुरक्षा थी किसानों की या हम कह सकते हैं बर्गादारों की जो दूसरों की ज़मीन जोतते थे, वो असुरक्षा कायम रही। और इसमें हम यह भी ध्यान दें कि जो मुख्य मांग थी इनकी कि हमारे पास जो ज़्यादा 2/3 हिस्सा है वो रहना चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया गया। इस बिल के कभी कानून बनने की नौबत भी नहीं आई। फरवरी 1947 में दिनाजपुर के ही खानपुर गांव में पुलिस और किसानों के बीच जमकर टक्कर हुई। किसानों ने खाइयां खोदकर घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर इस आंदोलन में 60 लाख किसानों ने भागीदारी की और 50 से ज़्यादा पुलिस की गोलियों से
मारे गए। 1947 में बंगाल भाकपा ने आंदोलन वापस लेते हुए तर्क दिया कि किसानों की मांगें मान ली गई हैं। तो जो किसानों की भागीदारी का जो ये आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी लग सकता है, लेकिन मोटे तौर पर किसी ना किसी तरीके से किसान इससे जुड़े हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन से खुद को जोड़ा। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा आंदोलन था जो कि बंगाल में चला। अब अगर हम आज़ादी के बाद के दौर में भूमि सुधारों की बात करें तो जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था कि भूमि हदबंदी लागू की गई आज़ादी के बाद और ज़मींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। ज़मींदारी उन्मूलन कानून जो है वो जो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, जो कि उद्योगों को लेकर पूंजीपतियों के संदर्भ में था, पर वो हर एक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है कि आपके पास जो कुछ भी संपत्ति है आप उसके ट्रस्टी हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं या एक कुछ निश्चित समय तक अपने पास रख सकते हैं। लेकिन बाद के दौर में 1940 के दशक तक आते आते भूमि के सवाल पर गांधी का रवैया भी काफ़ी रेडिकल होता गया और उन्होंने यह कहा कि अगर ज़मींदार खुद से ज़मीनें भूमिहीन किसानों को नहीं देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि भूमिहीन किसान उनसे ज़मीनें छीन लें। उन्होंने ये लुई फीसर को जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें यह बात कही थी। एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों ने हालांकि ज़मींदारी उन्मूलन का विरोध किया, उसमें से कई सारे लोग अदालतों में भी गए, लेकिन मुख्य रूप से जो बात ध्यान देने की है कि मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी थी कि ज़मींदारी उन्मूलन जैसा कानून बनेगा। यह सहमति आज़ादी के आंदोलन के विविध चरणों में प्रगतिशील रूप से बनती गई। शुरुआत में बहुत छोटा समूह इसको मानता था, पर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि होनी चाहिए। इन सरकारी नीतियों यानी कि भूमि हदबंदी और ज़मींदारी उन्मूलन कानून में निहित आश्वासनों ने करीब 15 साल तक किसानों के आंदोलनकारी स्वर को खामोश रखा। 1962 के बाद इन सरकारी नीतियों की विफलता के कारण किसानों ने मोर्चे बांधने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इस तरह का रेडिकल कानून बनता है तो वह एक उम्मीद लेकर आता है कि चीज़ें सकारात्मक दिशा में होंगी, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें सकारात्मक दिशा में नहीं हुई। बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि बाद के दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियों का उदय हुआ तो उसमें भूमि सुधारों के कारण जो थोड़ी बहुत ज़मीन जिन जातियों के लोगों को मिली थी, उन जातियों का ही मुख्य रूप से उदय हुआ, या राजनीति में वही जातियां सबसे पहले आईं, या शिक्षा के क्षेत्र में भी वही जातियां पिछड़ी जातियां सबसे पहले आगे गईं। उसी तरीके से भूदान आंदोलन भी एक सीमा तक काम कर पाया, हालांकि उसमें कई तरह के झोल रहे। जो बड़े किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन अलग अलग लोगों के नाम पर इस तरीके से दिखा दी कि सरकार उनकी ज़मीन ना ले पाए, उन पर हदबंदी कानून ना लागू हो पाए। कुछ लोगों ने अपनी बंजर या बेकार पड़ी ज़मीन जो है वो भूदान आंदोलन में दे दी, तो इससे एक तरीके से उनका जय जयकार भी हो गया उन किसानों का जो बड़े किसान थे, और उनकी अपनी ज़मीन भी बच गई। तो यह बात भी सही है कि कुछ हद तक तो ये कानून लागू हुए, लेकिन इनसे बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो पाया किसानों के समाज में। तो ये जो भूमि सुधार कानून थे वो इस तरीके से बनाए गए थे कि उनके रहते हुए भी ज़मींदार लोग अपनी ज़मीनों पर मलकियत बचा सकते थे, और जो भूस्वामी थे वो आराम से अपनी आर्थिक स्थिति पहले की तरह बचाए रख सकते थे। अलग अलग राज्यों में ज़मींदारों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भूमि सुधार कानूनों को चकमा दिया। खुद कृषि मंत्रालय ने माना कि भूमि हदबंदी असंगतिपूर्ण नीति, अधूरे कानून और अकुशल क्रियान्वयन का उदाहरण था। कुल मिलाकर किसानों की राजनीति दो हिस्सों में बढ़ती चली गई। धनिक किसानों और जमींदारों ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के जरिए सरकार से और ज़्यादा रियायतें लेने की पेशबंदी शुरू कर दी। हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी ने इस तबके को और शक्तिशाली किया। हरित क्रांति 60 के दशक के आखिरी वर्षों से 60 के दशक के आखिरी वर्षों से आरंभ हुई और 70 के दशक में और ज़्यादा इसे गहराई मिली, और मुख्य रूप से इससे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ तबके ज़्यादा लाभ ले पाएँ।
और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे देश में किसानों को कुछ ना कुछ इससे लाभ हुआ, लेकिन ज़्यादा लाभ इन्हीं इलाकों के किसानों को हुआ, जिससे किसानों का एक तबका अमीर तबके के रूप में उभर आया और एक बड़ा तबका गरीब रहा। गरीब रहने का कारण भूमि ना होना सबसे बड़ा कारण था, और दूसरा हरित क्रांति की का जो प्रभाव था वो उनके इलाकों तक उस तरीके से ना पहुंच पाना था जैसा कि कुछ अन्य इलाकों तक वो पहुंचा। तो लेकिन हर किसी को कीटनाशक मिलने लगे, बेहतर बीजें मिलने लगीं, और इससे फिर क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे वो दूसरे अन्य कामों में भी अपनी ऊर्जा लगाने लगे, बस ट्रक चलाना, शराब के धंधे, ठेकेदारी इत्यादि। दूसरी ओर छोटे मझोले किसान और भूमिहीन मजदूर जो थे उनके लिए अपनी इज्जत और रोजी रोटी के लिए जुझारू आंदोलन अनिवार्य होता जा रहा था। उनका नेतृत्व समाजवादियों के किसान मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों के किसान सभा ने संभाला। 60 का दशक खत्म होते होते गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक विश्लेषण के अनुसार असम में 5, आंध्र प्रदेश में 5, बिहार में 3, गुजरात में 1, केरल में 3, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1, मैसूर में 1, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु में 2 किसान आंदोलन शुरू हो चुके थे। इनका मकसद बड़े भूस्वामियों की ज़मीन पर सत्याग्रह के जरिए जबरिया कब्जा करना था, और सोशलिस्ट की यह नीति थी बहुत पहले से कि जो ज़मीन उपयोग में नहीं है उस पर कब्जा कर लिया जाए और उसे भूमिहीन लोगों को दे दिया जाए। और उन्होंने यह नीति यानी कि बड़े किसान, कोई बड़ा ज़मींदार है, उसकी ज़मीन ऐसी है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसको भूमिहीनों को देने की नीति उन्होंने अपना रखी थी। और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में और उसके पहले जो लोहिया के संसोपा थे उसके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था। तो अलग अलग पार्टियां इस तरीके के काम को आगे बढ़ा रही थी। सोशलिस्ट इसमें काफ़ी आगे थे, कम्युनिस्टों की भी भूमिका थी, लेकिन कोई इस तरीके की स्थिति नहीं बन पाई या नहीं बन पा रही थी कि जो भूमिहीन किसान हैं वो अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले आ पाएँ। और यह माना जाता है कि जो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत थी वह इस स्थिति के प्रति एक बगावत के रूप में सामने आई। मार्क्सवाद लेनिनवाद में माओ के विचारों का समावेश करके हथियारबंद कृषि क्रांति के जरिए इलाकावार सत्ता दखल करते हुए भारतीय समाज को उखाड़ फेंकने के कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम नक्सलवाद है। आज़ादी मिलने के बाद भारतीय राज्य की वैधता और संप्रभुता को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला यह आंदोलन विचारधारा और सांगठनिक बनावट के लिहाज से बेहद पेचीदा है। 60 के दशक के आखिरी वर्षों में नक्सली आंदोलन के उभार की 2 मुख्य वजहें थीं। भूमि सुधारों की विफलता के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार के मोर्चे पर भारतीय राज्य का बुरी तरह से संकटग्रस्त हो जाना, और कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर संसदीय रास्ते और चीनी तर्ज पर किसानों की हथियारबंद क्रांति के बीच अंतर्विरोध। जो पूरा नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ उसके एक घटनाक्रम पर थोड़े विस्तार में जाने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि असल में जो मार्क्सवादी लेनिनवादी संघर्ष था उसमें तो गोलबंदी पर जोर दिया जाता था, लेकिन जब उसमें माओवाद का समावेश हुआ, जब हम ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या अर्थ है। माओवाद मुख्य रूप से हिंसक तरीके से सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके क्रांति करना चाहता है। उसमें जो छापा मार युद्ध है या जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं उसे बड़ा महत्व दिया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह जमा हो और वो सीधे सीधे युद्ध ना करे बल्कि उन जगहों पर कब्जा करे जहाँ पर जो सत्ता के प्रतिष्ठान माने जाते हैं, पुलिस स्टेशन हो गया या कुछ अन्य चीज़ें। तो ये धीरे धीरे माओवाद का सम्मिश्रण होता गया इसमें, जो नक्सलवादी समूह उभरे उनमें। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी जो नक्सलवादी समूह थे वो उन्होंने माओवादी रणनीति को एकदम सबसे महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में माना। हालांकि आगे चलकर माओवाद जो है वो नक्सलवाद का एक पर्याय जैसा बन गया, पर आरंभ में और शायद बाद के दौर में भी इनमें काफ़ी विविधता रही है। तो जो नक्सलवाड़ी में जो विद्रोह शुरू हुआ वो 1969 में आरंभ हुआ। 1972 तक यह देश के कई भागों में फैला। इसे चीन का समर्थन प्राप्त हुआ। इसने खुले रूप में मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, लेकिन आरंभ से ही इसके भीतर माओवाद को अपनाने वाला धड़ा भी मौजूद रहा और बाद में काफ़ी प्रभावी हो गया। 1972 आते आते यह आंदोलन कई भागों में बंट गया। इसका दमन भी पश्चिम बंगाल में किया गया।
लेकिन यह आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से मैदानी और जंगली पहाड़ी क्षेत्रों के संगठन के रूप में समझा जा सकता है। 1970 के दशक के आखिर में तथा 1980 के दशक में मैदानी इलाकों में CPI-ML के कई पूर्व संगठन काम करते रहे और इनमें से कई संगठन बाद में संसदीय राजनीति का भाग बन गए, जैसे कि अभी CPI-ML यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एक राजनीतिक दल है। बिहार में उसके अच्छे खासे विधायक जीत कर आए हैं, तकरीबन 15 या 16। कई अन्य भागों में उसका प्रभाव है। तो यह एक पूर्व जो नक्सल संगठन था, जब वो संसदीय राजनीति में आया तो वो इस रूप में स्थापित हुआ। और उसी तरीके से जो मैदानी इलाकों में जो संगठन काम कर रहे थे, यानी बिहार के गांवों में, वो संगठन जाति के प्रश्न को लेकर तो सीधे तौर पर गोलबंदी नहीं कर पाए, पर उन्होंने गोलबंदी की दलितों और पिछड़ों और भूमिहीन किसानों के बीच में, और बाद में इनके लिए समस्याएं आई कि वो जाति के प्रश्नों को कैसे देखें और किस तरीके से जो अस्मितावादी राजनीति का उभार हुआ है उसका मुकाबला करें। पर वह एक अलग प्रश्न है और अभी हम उस पर विवेचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरा धड़ा था जो कि माओवाद के और ज़्यादा नज़दीक था या जिसमें माओवादी सोच हावी थी, वो पीपल्स वॉर ग्रुप के रूप में था और उसने कई अन्य संगठनों के माध्यम से जो आंध्रा के जो जंगल के इलाके थे, छत्तीसगढ़ का जो जंगल का इलाका है या जो झारखंड का जंगल का इलाका है, वहाँ अपना प्रभाव कायम रखा। और 2004 में ऐसे संगठनों ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की स्थापना की। भारत सरकार के द्वारा यह पार्टी प्रतिबंधित है, यह पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है और कई प्रकार के हिंसक गतिविधियों में भी यह संलिप्त रहती है। कई प्रकार की हिंसक गतिविधियां इसके द्वारा लगातार की जाती रही हैं। तो इसके द्वारा यह दावा जरूर किया जाता है अलग अलग तरीके से कि यह आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रही है, पर जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हम इसको देखें और मौजूदा दौर में जो इसका दावा है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है और इसके द्वारा लगातार हिंसक रणनीति भी सवालों के घेरे में है। तो वर्तमान समय में जो इसकी राजनीति है उसको हम एक तरफ रख दें और ऐतिहासिक रूप से एक किसान आंदोलन के रूप में अगर उसके उदय को हम देखें तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं। इसके सभी धड़े शुरू से ही माओवाद पे भरोसा नहीं रखते थे, बाद में माओवाद का सूत्र ज़्यादा हावी हुआ और इसके धड़ों ने बिहार के कई क्षेत्रों में और झारखंड में भी भूमिहीनों को संगठित करने का काम किया, जिसमें प्रमुख रूप से दलित जातियों और पिछड़ी जातियों के लोग थे और बाद में इसके कुछ धड़े संसदीय राजनीति का भी भाग बने। तो यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और हमें इसे इसी रूप में समझने की जरूरत है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक जो भूमिहीन किसानों का जो एक विद्रोह था उसकी एक उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अलग अलग रास्ते बने, इसके कई धड़े हुए और मौजूदा दौर में जो इसकी पूरी स्थिति है वह एक तरीके से अलोकतांत्रिक है और वह हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए एक समस्या भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक में कृषि आंदोलन पे मैं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वह भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक तरफ CPI-ML और कई कम्युनिस्ट संगठन और कई छोटे संगठन भूमिहीन किसानों को संगठित करने की, वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति हुई थी उन क्षेत्रों में अमीर किसान जिन्हें हम कह सकते हैं वो उभर कर सामने आ गए थे। शेतकारी संगठन या भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन उभर कर सामने आए और उनकी यह कोशिश रही कि वो जो अमीर किसान हैं उनके हितों को सामने रखें। और अगर आप चिंताओं की बात करेंगे तो अमीर किसान और मंझोले या गरीब या भूमिहीन किसान की चिंताएं थोड़ी अलग अलग या काफ़ी अलग अलग थी, क्योंकि अमीर किसानों की मुख्य चिंता एक तो राजनीतिक दावेदारी की थी ही कि हम बहुत ही मजबूत हैं, हम चीज़ों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि उन्हें फसलों का सही दाम मिले और कई बार उनमें और ज़्यादा सुविधाएं अपने लिए हासिल करने पर जोर देने की प्रवृत्ति थी। और ये चिंताएं उन कृषि समूहों के लिए जो कि भूमिहीन थी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अपना अस्तित्व बचाना, थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाना, ये एक बड़ा सवाल था। तो ये जो 1980 के दशक के कृषि आंदोलन थे उन्होंने काफ़ी हद तक देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। ख़ास तौर पे जो महेंद्र सिंह टिकैत
ने एक गोलबंदी करने की कोशिश की किसानों की, उससे यह संदेश जा पाया कि किसान जो हैं वो बहुत मजबूती के साथ देश की राजनीति में दखल देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरह का परिवर्तन किसानों के बीच में दिखा था, जो कि बहुत ही साफ तौर पर सामने आया 1980 के दशक में, और बहुत ही खुले रूप में, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही गोलबंदी के साथ, जिन्हें हम अमीर किसान कह सकते हैं, उन्होंने अपने हितों को रखा। अब हम वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव पर थोड़ा विचार करते हैं। 1990 के बाद का दौर वैश्वीकरण का दौर है। सरकार ने निजीकरण का रास्ता अख्तियार किया और बहुत सारी जो नीतियां थीं उनको उदार बनाया गया, और इन सारी स्थितियों में जो प्रभाव किसानों पर पड़ा, खासतौर पर निजीकरण का, उसमें यह हुआ कि कृषि की लागत बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में उससे होने वाले लाभ में वृद्धि नहीं हुई, और इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर किसान जो है वो कर्ज में डूबने लगे और लाखों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अगर आप इसके आंकड़ों को देखें तो उससे पता चलेगा कि जो किसान हैं उन्होंने बहुत, महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं तुलनात्मक रूप से कम हुई, लेकिन वहाँ भी किसानी या खेती को एक लाभ का सौदा नहीं माना जाने लगा। यानी कि यह माना जाने लगा कि इसमें गुजर तो हो सकती है पर बहुत ज़्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं है। और कई बार जो किसान संगठन है वो लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य या एमएसपी सुनिश्चित करे। और हम यह देखेंगे कि जो 2020 में कृषि कानून बने, बीच में इस तरीके के छोटे छोटे आंदोलन चलते रहें, और किसान, बीच से मेरा मतलब है कि अगर हम वैश्वीकरण के दौर की बात करें, मैंने कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा, लेकिन एक जो बड़ा आंदोलन था वो 2020 में हुआ, और यह जो था वो सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन था। भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 के पहले सप्ताह में 3 अध्यादेशों या अस्थायी कानूनों को प्रख्यापित किया, जो कृषि उपज, उनकी बिक्री, जमाखोरी, कृषि विपणन और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ अन्य चीज़ों से संबंधित हैं। इन अन्य अध्यादेशों को बिल के रूप में या विधेयक के रूप में पेश किया गया और 15 और 18 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। बाद में 20 सितंबर को राज्यसभा ने भी और 22 सितंबर तक विधेयकों को पारित कर दिया। तो ये जो विधेयक पारित हुए 20 से 22 के बीच में, उसे राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर कर दिया और अपनी सहमति दे दी, और इस प्रकार उन्हें कानून में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ यह याद रखने की ज़रूरत है कि जब ये कानून राज्यसभा से पारित हुए तो वहाँ पर सही तरीके से मतदान नहीं हुआ, और कई विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ धरना भी दिया कि जो उपसभापति हैं उन्होंने वॉइस के थ्रू मतदान करके पारित कर दिया, जबकि विपक्षी दल यह चाह रहे थे कि इस पर मतदान हो, बहस हो। अब ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात पर कि जब ये कानून बने उसी समय से ये विवादों के घेरे में थे, और उसको विवादों के घेरे में क्यों थे उसको समझने के लिए थोड़े से इन कानूनों के बारे में हम जिक्र करेंगे, फिर मैं आपको इस आंदोलन की रूपरेखा और इसके महत्व के बारे में बताऊंगा। पहला जो ये कानून थे कि किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम। इसमें चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के लिए किसी भी स्थान पर किसानों के व्यापार क्षेत्रों का ये जो दायरा है वो बढ़ता था इस कानून से। अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की यह अनुमति देता था। राज्य सरकार को बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई बाजार शुल्क, उपकर या लेवी वसूलने से यह प्रतिबंधित करता था। मोटे तौर पर यह माना गया कि ये जो पूरे प्रावधान हैं कि बाहरी व्यापार क्षेत्र और उसमें फिर जो किसान और व्यापारी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जो पूरी व्यवस्था थी, वो एक तरीके से जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका को बढ़ाने की तरह थी।
उसमें जो अड़हातियों की जो पूरी व्यवस्था थी या जहाँ पर किसान अपने फसल को देते थे उसको ख़त्म करने की ये कोशिश थी। तो किसानों का यह मानना था, किसान संगठनों का, कि यह एक तरीके से उनका जो मुख्य एक आधार है उसको ख़त्म करके और उसमें निजी क्षेत्र और ख़ासतौर पर बड़े उद्यमियों की भूमिका को बढ़ाने की बात थी। और दूसरा जो मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम पर किसान सशक्तिकरण और समझौते, किसी भी किसान के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक रूपरेखा तैयार करता था। यह कानून यह 3 स्तरीय विवाद निपटान तंत्र के लिए प्रदान करता था: सुलह बोर्ड, उप विभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण। इस पर भी किसान संगठनों की कई समस्याएं थी, पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब भी किसान एक कमज़ोर पक्ष के रूप में एक बड़े उद्यमी से समझौता करेगा तो उसकी स्थिति हमेशा ही कमज़ोर होगी और ये एक तरीके से वो किस तरीके की फसल उपजाए या किस कीमत पर बेचे, इस पर बाहर से दबाव डालने की तरह था। और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता था। किसान संगठनों ने इन कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा लंबा संघर्ष चलाया और मुख्य रूप से इन कानूनों में यह संभावना निहित थी कि इन कानूनों की व्याख्या इस तरीके से हो सकती है या इस कानूनों से एक ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे किसान की ज़मीन उनके हाथ से जा सकती है। अपने फसल को मुँह मांगे या फिर एक सम्मानजनक या एक न्यूनतम कीमत पर बेचने का जो उनका एक मन होता है या उनकी जो सोच होती है उस पर गहरा धक्का लग सकता था, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति थे वो अपने हिसाब से कीमतें तय कर सकते थे। और इसीलिए जो किसानों ने जहां एक तरफ अपनी ज़मीन या अपनी खेती की सुरक्षा के लिए इन कानूनों को ख़त्म करने की मांग की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लगातार यह कहा कि उनके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है या MSP जो है वो तय किया जाना चाहिए। तो ये एक जो उनकी मांग थी किसानों की, उसके खिलाफ जो उनका संघर्ष था वो 1 साल से ज़्यादा समय तक चला और उसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। कई स्तरों पर आंदोलन को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो कानून के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो इस पूरे आंदोलन को बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे और इसे कुछ अमीर किसानों के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। हालांकि अमीर किसान भी किसान ही थे और वो भी अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का हक रखते थे, लेकिन इस आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हुआ और जो किसान थे उनकी जो सीधे तौर पर इस आंदोलन पर आकर दिल्ली में जहाँ पर ये धरने दे रहे थे वहाँ पर नहीं बैठे थे, उनकी हमदर्दी भी इस आंदोलन से जुड़ती चली गई और आखिरकार किसानों के इस लगातार आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि यह भी सच है कि इसके बारे में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं विश्लेषकों के द्वारा कि शायद चुनावी राजनीति की बाध्यताओं ने भी सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह इस कानून को वापस ले लें। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि 1 साल के इस लंबे संघर्ष में, जिसमें कि कोरोना जैसी महामारी आई, जिसमें कि ठंड का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, किसान दिल्ली के 4 बॉर्डर पे बैठे रहें और उन्होंने देश के अन्य भागों में भी धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी मांगों पर लगातार जोर देना जारी रखा। इनका आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसक रहा, कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई, इक्का दुक्का छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, जिसमें कि पुलिस की तरफ से ज़्यादा लाठीचार्ज हुई। तो ये एक तरीके से हम इसे लोकतांत्रिक तरीके से संचालित एक आंदोलन के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और शायद इन्हीं सब कारणों ने आंदोलन की निरंतरता के साथ साथ कुछ चुनावी मजबूरियों के ने सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह इन कानूनों को वापस ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की कि केंद्र 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करेगा। 1 दिसंबर 2021 को इन कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शायद उनकी सरकार समझा नहीं पाई किसानों को और उन्होंने कहा कि वो किसानों के फ़ायदे के लिए कानून लेकर आए थे, लेकिन फिर उन्होंने इस कानून को वापस लेने की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने माना कि वो किसानों को इसको समझा नहीं पाए।
ये एक तरीके से जो किसान आंदोलन था वो इस बात का प्रमाण था कि कैसे किसान अपने आप को गुलबंद करके वैश्वीकरण के दौर में भी, जब निजी पूंजी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ा हुआ है, जब उद्योगपतियों की बातों का जो वजन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में भी अपनी बातों के लिए या अपने हक के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो ये किसान आंदोलन उस चीज़ को बहुत मजबूती से प्रमाणित करता है और यह 1980 के दशक में चले कृषि आंदोलनों की अगली या हम कहें और ज़्यादा मजबूत कड़ी के रूप में सामने आता है। और इस लिहाज से इस आंदोलन की जो सफलताएं हैं, असल में वहीं से किसान आंदोलन की मुख्य चुनौतियां भी सामने आती हैं। यह बात सच है कि जो कृषि कानून थे और जिसकी आलोचना किसान संगठनों के द्वारा प्रस्तुत की गई, अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा, वो मुख्य रूप से हर किसी के लिए घातक ये कानून है, इस बात को तय करती थी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कानून में ज़्यादा सक्रिय रूप से जो किसान आंदोलन थे, जो किसान संगठन जो सम्मिलित हुए, वो अमीर किसान क्षेत्रों से थे, यानी कि हरित क्रांति से प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ से किसान ज़्यादातर इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो ये जो पहली चुनौती है किसान आंदोलन की या किसानों की, वो यह है कि वे विभिन्न किसान वर्ग जो हैं वो आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित करें। ये किसान यूनियनों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी मांग पत्र बने या जो भी आंदोलन की रूपरेखा बने या जो भी गोलबंदी हो, उसमें जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो मंझोली किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, सबके हितों को एक स्थान मिले। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा ये कि पहचान की राजनीति और किसान हितों का टकराव। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा देखने में आया है, और जब हम लोग ट्रेड यूनियंस के बारे में बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, तब भी हमने इस बात को रेखांकित किया था कि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने अपने किसान मोर्चे बना के रखे हैं और उन किसान मोर्चों की मदद से वो अपने सरकार के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से जो चुनौती सामने आती है किसान आंदोलन के सामने वो यह है कि जो अलग अलग धड़े हैं उनके बीच में बातचीत करते हुए एक साझा आधार तैयार करना। तीसरे, वैश्वीकरण और किसान हित। जो वैश्वीकरण का दौर लगातार तेजी से बढ़ा है, उससे किसान हितों को झटका लगा है, वो कमज़ोर हुए हैं। किसान संगठनों के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वो यह सुनिश्चित करें कि जो वैश्वीकरण के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें से किसान, खासतौर पे वो किसान जो ज़्यादा वल्नरेबल या ज़्यादा दुर्बल स्थिति में हैं, उन्हें बचाया जाए, उन्हें मदद दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वो खेती को एक बेहतर कमाई वाले पेशे में बदल पाएँ और इससे उन्हें ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी मिल पाए, जो वर्तमान समय में काफ़ी एक मुश्किल सी चीज़ साबित हो रही है। चौथा, जेंडर संवेदनशीलता का अभाव भी दिखता है कई बार किसान आंदोलनों या फिर किसान संगठनों के भीतर। तो किस तरीके से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को और ज़्यादा तरजीह दी जाए, कैसे उन्हें भी मुख्यधारा के आंदोलन में शामिल किया जाए। हालांकि जो 2020 से 2021 का किसान आंदोलन चला उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन और ज़्यादा संवेदनशील बनाते हुए चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा के लब्बो लुआब को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग भागों में जो किसानों के आंदोलन हैं वो चलते रहते हैं। और हमने कुछ आंदोलनों का जिक्र किया, हमने उन आंदोलनों को समझने के लिए प्रस्तुत मॉडलों का जिक्र किया और हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं जो किसान आंदोलन की और उसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आज की इस पूरी चर्चा से आपको भारत में किसान आंदोलन की कुछ मुख्य पहलुओं या कुछ मुख्य पड़ावों को समझने में मदद मिली होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए इन पहलुओं के बारे में ज़्यादा परिष्कृत ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर बात करेंगे जो कि भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ होगा। नमस्कार।